कभी ससुर को आंगन में नैना बैठी दिखती जो अपनी खाली गोद को झुला रही थी, तो कभी माधव को महसूस होता कि कोई उसका गला घोंट रहा है। कहते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, पर क्या आपने सुना है कि कोई रूह अपनी अधूरी ममता के लिए काल के पहिए को भी रोक देती है। हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा इलाका है नीलगढ़। दिन में तो यहाँ की पहाड़ियां चांदी जैसी चमकती हैं, पर सूरज ढलते ही यहाँ की वादियों में सन्नाटा चीखने लगता है। गांव वालों का मानना है कि रात के अंधेरे में पुराने बरगद के पास एक साया मंडराता है, एक स्त्री जिसके हाथ खाली है, पर जिसकी पुकार कलेजा चीर देती है। मेरा अंश कहाँ है? नीलगढ़ के बिल्कुल किनारे पर एक हवेली नुमा घर था, जिसमें माधव का परिवार रहता था। बाहर से यह घर जितना आलीशान था, इसके भीतर का सच उतना ही खौफनाक था। यहां नैना नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, पर उन 10 सालों में उसने सुख का एक पल नहीं देखा। वो इस घर की बहू नहीं, बल्कि बिना वेतन की एक ऐसी सेविका थी जिसे हर बात पर कोसा जाता था। तेरे खानदान ने भेजा ही क्या है? 4 पुराने गहने और कुछ फटे हाल कपड़े। माधव की माँ सुमित्रा देवी अक्सर रसोई में जाकर नैना पर चिल्लाती थी। नैना खामोश रहती, इस उम्मीद में कि शायद आने वाला कल कुछ खुशियां लेकर आए, पर हर बीतता दिन उसे दलदल में और गहरा धकेलता। सुमित्रा अक्सर पड़ोसियों से कहती, आजकल की लड़कियां सिर्फ सजने संवरने आती हैं, कुल का नाम आगे बढ़ाने की इनमें फुर्सत नहीं। 10 साल हो गए, एक चिराग तक नहीं दे सकी। माधव भी अपनी माँ की बातों में हाँ मिलाता और हंसकर कहता, छोड़ो माँ, इसकी तो तकदीर ही सूखी है। मेरे ऑफिस के सहकर्मी को देखो, 5 साल में 2 बेटे हैं उसके घर। नैना की आंखों में आंसू होते, पर जुबान पर ताला। एक बार नैना के पिता दीनदयाल जी उससे मिलने आए। नैना जब चाय परोस रही थी तो सुमित्रा देवी ने तंज कसा, थोड़ा फुर्ती दिखाओ बहू, वैसे भी तुमसे और तो कोई उम्मीद है नहीं। न वंश बढ़ाया, न घर की रौनक, कम से कम चाय तो ढंग की पिलाओ। दीनदयाल जी ने जब डॉक्टर की बात छेड़ी तो ससुर ओंकार सिंह ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, चेकअप कराया था, कमी इस लड़की में ही है। जबकि सच तो ये था कि कोई जांच कभी हुई ही नहीं थी। नैना के पिता अपनी बेटी की आंखों में खौफ देखकर खामोश रह गए। वक्त गुजरता गया और गांव के कुएं पर भी नैना की चर्चा होने लगी। वही बांझ है ना? औरतें फुसफुसाती। नैना को हर तरफ सिर्फ अपमान ही मिलता। एक रात वो अकेले कमरे में बैठी अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। उसे सब बातें याद आ रही थीं। बांझ, अपशगुनी, वंश मिटाने वाली। उसे नहीं पता था कि उसकी कोख सूनी नहीं थी, पर समाज ने उसे पहले ही अपराधी घोषित कर दिया था। शादी के 11वें साल की एक सुबह नैना को अचानक चक्कर आया। जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। उस दिन नैना आईने के सामने घंटों बैठी मुस्कुराती रही। उसे लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, पर जब उसने ये खबर घर में सुनाई तो सुमित्रा देवी के बोल और भी कड़वे थे। अच्छा है, वारिस मिल जाए फिर इसे इसके मायके छोड़ आएंगे। हमें तो बस अपना अंश चाहिए, इसका बोझ क्यों उठाएं? गर्भवती होने के बाद भी नैना की स्थिति नहीं बदली। भारी पेट के साथ उसे कुएं से पानी खींचना पड़ता, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती और अक्सर उसे बचा कुचा या बासी खाना दिया जाता। उसका शरीर कंकाल जैसा होता जा रहा था, पर उसके भीतर एक नन्ही जान पल रही थी। एक शाम नैना डॉक्टर के यहां से लौटी। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर उसने खाना पीना ठीक नहीं किया तो बच्चा और वो दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।
घर पहुंचते ही सुमित्रा देवी चिल्लाई। इतनी देर कहाँ थी? खाना ठंडा हो गया। क्या हम जानवर हैं जो ऐसा खाना खाएंगे? नैना ने डरते हुए कहा। माँ जी डॉक्टर के पास गई थी, बहुत थकान थी, अभी गर्म कर देती हूँ। पर ससुर ओंकार सिंह ने गुस्से में खाने की थाली को लात मार दी। दाल और रोटियां फर्श पर बिखर गईं। तभी माधव शराब के नशे में धुत होकर आया और चिल्लाने लगा। तू जानबूझकर ऐसा करती है ताकि हमें नीचा दिखा सके। उसने नैना पर हाथ उठा दिया। पहला तमाचा, फिर दूसरा। नैना फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पेट में बच्चा है, कम से कम उसके लिए तो रुक जाओ। वो चिल्लाई। अचानक वो चीख खामोश हो गई। नैना ने दम तोड़ दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी ने बिना किसी पछतावे के कहा, झंझट खत्म हुआ, पर अगर किसी को पता चला तो पुलिस और बदनामी होगी। इसे चुपचाप पीछे के जंगलों में ले जाओ और वहीं दबा दो। माधव ने नैना की लाश उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। मरते वक्त भी नैना के हाथ अपने पेट पर जकड़े हुए थे, जैसे वो अब भी अपने बच्चे को ढाल बनकर बचा रही हो। माधव ने उसे ले जाकर जंगल की मिट्टी में गहरे गाड़ दिया। ना कोई मंत्र पढ़ा गया, ना कोई अंतिम विदाई दी गई। तीनों ने घर आकर चैन की नींद सोने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर तीसरी रात को खेल बदल गया। सुमित्रा देवी की नींद एक बच्चे के रोने की आवाज से खुली। ये कौन रो रहा है? माधव, उठो। अगले दिन गांव के बाजार में लोग बातें कर रहे थे। कल रात बरगद के नीचे एक औरत दिखी। उसकी गोद में कुछ था और वो बिलख रही थी। माधव के घर में अब रातें नर्क बन चुकी थीं। कभी ससुर को आंगन में नैना बैठी दिखती जो अपनी खाली गोद को झुला रही थी, तो कभी माधव को महसूस होता कि कोई उसका गला घोंट रहा है। डर के मारे तीनों एक ही कमरे में दुबक कर सोने लगे। एक रात जब कमरे का दरवाजा बंद था, अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। अंधेरे कोने से नैना की रूह प्रकट हुई। उसके बिखरे बाल और धसी हुई आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। वह धीरे से फुसफुसाई। मेरा बच्चा कहाँ है? तीनों की चीखें गले में ही फंस गईं। अगली सुबह पड़ोसियों को माधव, सुमित्रा और ओंकार सिंह की लाशें मिली। उनके चेहरे खौफ से नीले पड़ चुके थे। गांव में दहशत फैल गई। तांत्रिक रुद्रनाथ को बुलाया गया। उन्होंने मिट्टी को छूते ही कहा, यहाँ एक अधूरी ममता दफन है। जब तक उसे न्याय और शांति नहीं मिलेगी, ये साया यही रहेगा। नैना के मायके वालों को बुलाया गया। उसकी मां रोते हुए बेहाल हो गई। रुद्रनाथ ने कहा, इस रूह को शांत करने के लिए उसे वो देना होगा जो वो अपने बच्चे के लिए जोड़ रही थी। नैना की पुरानी गुड़िया और बच्चों के कुछ खिलौने उस जगह रखे गए जहां उसे गाड़ा गया था। फिर पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। आज भी नीलगढ़ के उस वीरान रास्ते से अगर कोई गुजरता है तो उसे हवाओं में एक सिसकी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो आज भी अपने उस अंश को खोज रही है जिसे इस बेरहम दुनिया ने जन्म लेने से पहले ही मार दिया।